This is the next segment in the chapter A Truly Beautiful Mind from Behind Class 9. Chapter 4, this is the next segment. We have already studied up to paragraph 6, in which we have studied about his academical and childhood. थोड़ा उसके चाइल्डहुड और एकेडमिक के बारे में हम जान लेते हैं फिर से. तो एकेडमिकल में या हम कहें पहले तो चाइल्डहुड के बारे में जान लेते हैं. चाइल्डहुड के बारे में कहा जाए तो पहले उनकी माँ जो है उनको एक फ्रीक कहकर बुलाती थी, क्योंकि वो थोड़ा उनका हेड इरेगुलर था. साथ ही साथ वो बोलना नहीं जानते थे, बोलने में उनको तकलीफ होती थी. जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर सेंटेंस को 2 बार दोहराते थे. बच्चों के साथ उनकी दोस्ती नहीं थी, इवन तक कि जो उनके प्रिंसिपल हैं उन्होंने उसके पिता को कहा था कि ये अपने जीवन में कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करे, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये कुछ भी किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाएगा. ये उनके प्रिंसिपल की बात थी. सोचिए, दिस वाज ऑल सेड अबाउट मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन. उसके बाद जो है वो जब स्कूल में गए तो स्कूल में क्योंकि डिसिप्लिन था, हर चीज का एक तरीका होता था, इसलिए उनको स्कूल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया और वो अपने टीचर्स के साथ कई बार उनका क्लैश हुआ, कई बार उनके साथ बहस हुआ. आखिरकार वो वहां छोड़कर स्विट्जरलैंड चले आए, जहां पर उनके अनुसार थोड़ी ज्यादा लिबर्टी थी. अब वहां पर स्विट्जरलैंड में पढ़ने के दौरान उनका कई सब्जेक्ट में स्पेशली मैथमेटिक्स उनको बहुत पसंद था. वो बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि उनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, फिजिक्स बहुत पसंद था, लेकिन वो केवल उसी तक सीमित नहीं रहे. अब 7 में he also felt a special interest in a fellow student Minerva Maric, whom found to be a clever creature. This young sir had come to Switzerland because of university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. उनके साथ एक साथी स्टूडेंट थी मिनेर्वा मैरिक, जिनको वो ज्यादा पसंद किया करते थे. उनको वो काफी चालाक समझते थे. वो सर्ब की थी, ठीक है, सर्बियन थी. स्विट्जरलैंड वो इसलिए आई थी क्योंकि यूरोप में कुछ ही ऐसे डिग्री कॉलेज थे जो महिलाओं को डिग्री दिया करते थे. महिलाओं को पढ़ना भी अलाउड नहीं था उस समय तक यूरोप में. तो ये जो म्यूनिक का यूनिवर्सिटी है, ज्यूरिख का यूनिवर्सिटी है, वहां पर महिलाओं को डिग्री दिया जाता था. इस कारण से वो वहां पर पढ़ने आई थी. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in the family and the university with whom he was constantly at odds. तो फिलिस्टाइंस जो है वो एक्चुअली में क्या है कि एक फ्रेज है, वो ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनको आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक पसंद नहीं होता. तो आइंस्टाइन जो है उसमें उनको फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट एक एलाई, एक साथी नजर आया. और वो फिलिस्टीन्स कहाँ थे? जो उनके परिवार में थे और यूनिवर्सिटी में थे, जो जिनसे उनका हमेशा उलझन बना हुआ रहता था. The couple fell in love. उन दोनों के बीच में प्रेम हुआ. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. उनके बीच में जो लेटर्स लिखे गए थे वो लेटर्स आज भी हैं और उनको पढ़ने के बाद लगता है कि प्रेम और साइंस को उन्होंने मिलाकर उस चिट्ठी को लिखा है. तो आइंस्टाइन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. वो कहते हैं हम कितना खुशी और गर्व का अनुभव करेंगे जब हम दोनों अपना रिलेटिविटी के काम को ठीक तरीके से पूरा कर लेंगे. ये यहाँ पर उन्होंने मिलेवा को लिखा है, एक लव लेटर लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने इस तरह से लिखा है. Now in paragraph 8, in 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and an employee. 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert at the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. तो 21 साल के वो ग्रेजुएट थे, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं थी. तो आखिरकार उन्होंने कुछ अलग से काम करना शुरू किया. क्या क्या काम किया उन्होंने? एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया,
अलग से प्राइवेट लेसन्स या कह सकते हैं आज की भाषा में ट्यूशंस दिए और आखिरकार उन्होंने 1900 में वो ग्रेजुएट हुए हैं और 1902 में एक पेटेंट ऑफिस जो बर्न में था वहां पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने नियुक्ति प्राप्त की। ये पेटेंट ऑफिस क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल आपने एक छड़ी, इस तरह की एक छड़ी का आविष्कार किया है, उदाहरण के तौर पर एक इस तरह की छड़ी का आविष्कार किया है, इसमें कुछ खूबियां हैं लेकिन आपको डर है, आप सोचते हैं कि अगर इस तरह की छड़ी केवल मैं ही बनाऊं और इससे होने वाली कमाई पूरी तरह से मेरी हो, कोई उसको कॉपी करके बाजार में ना बेच सके, तो इसके लिए पेटेंट ऑफिस होता है। पेटेंट ऑफिस में जाकर आप इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आपने इसको डेवलप किया है, आविष्कार किया है और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति इसको कॉपी करता है, कोई इसका अनधिकारित तौर पर यूज करता है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। ये अधिकार आपको पेटेंट के द्वारा मिलता है। तो जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का पेटेंट करवाया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी उनको पेटेंट ऑफिस में काम मिला। तो अब क्योंकि पेटेंट ऑफिस में है तो उनको बहुत सारे इन्वेंशंस देखने को मिलते थे। तो जब उन्हें दूसरे लोगों के आविष्कारों को देखना था, उसी समय आइंस्टाइन जो है वो अपने नए आइडियाज को विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work is called a beauty of theoretical physics। और आइंस्टाइन जो है मजाक में अपने डेस्क के ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से बुला। Now comes the next paragraph. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। 1905 के अनुसार उन्होंने एक पेपर 1905 में उन्होंने एक पेपर साइंस जर्नल में प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में एक सिद्धांत बताया और उन्होंने कहा कि टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उनको तय नहीं किया जा सकता है, उनको निश्चित नहीं किया जा सकता है। If they come together again, indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to other। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि दो घड़ियां ले ली जाए और उसको बिल्कुल सही तरीके से अप टू मिली सेकेंड्स मिला दिया जाए और उन दोनों को एक यात्रा पे भेज दिया जाए। एक की यात्रा दूसरे के मुकाबले थोड़ी ज्यादा तेज हो, तो जब वो वापस आकर मिलेंगे तो उन दोनों में समय एक जैसा नहीं रहेगा। From this he followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी के द्वारा उन्होंने E is equal to mc square जो ये फॉर्मूला है, ये एक तरह से बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, उसको उन्होंने सिद्धांत को निकाला। इसमें E is equal to एनर्जी है, M is equal to मास है और C is the light of speed है which is nearly 3 lakh kilometer per second। So this was the formula that we derived out of। Now next term उन्होंने एक साथ में एक एग्जांपल भी दिया था, इसको आप खुद से पढ़ के समझ लेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर पैराग्राफ। इसमें वो कहते हैं कि while Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। वो जब फिजिक्स के बहुत कड़े फॉर्मूलाज, बहुत कड़े सिद्धांतों को पूरा कर रहे थे, उस समय उनका पर्सनल लाइफ जो है वो नष्ट हुआ जा रहा था, खराब हो रहा था। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing studies, but his mother was against it। वो मिलेवा से तुरंत शादी करना चाहते थे अपने ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन उनकी माँ उसके खिलाफ थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him। She was also bothered by Mileva's intelligence। She is a book like you, his mother said। Einstein put the wedding off। तो इसमें मुख्य तौर पर जो रुकावट थी वो उनकी माँ थी। उनकी माँ का कहना था कि वो बड़ी है,
बहुत बड़ी है। मिलेवा एक्चुअली में आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उनकी मां के अनुसार वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। साथ ही साथ मिलेवा बहुत ही बुद्धिमान भी थी, इसके कारण भी वो परेशान रहती थी और वो कहती थी शी इज अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह ही एक किताब है। और उनकी मां कहती है कि आइंस्टाइन शादी को, उसकी मां का कहना था कि मिलेवा भी तुम्हारी तरह ही एक किताब है। और आइंस्टाइन ने उसके बाद शादी थोड़े समय के लिए रोक दी। ध्यान रखिएगा वो 1900 में ग्रेजुएट हुए थे, 1902 में उनकी वो जॉब कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने फिर शादी 1903 में कर ली मिलेवा के साथ ही। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. 1903 में उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 लड़के हुए। But a few years later the marriage faltered. वो कमजोर पड़ गई शादी कुछ समय के बाद। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अब चूंकि देखिए मिलेवा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी, बहुत चालाक थी। शादी करने के बाद घर गृहस्थी संभालने में उनको ऐसा महसूस होने लगा था कि उनकी बुद्धिमत्ता जो है वो नष्ट हुई जा रही है और इसके कारण वो अब नाखुश रहने लगी थी। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1990. Einstein married his cousin Elsa the same year. और कुछ सालों के लड़ाई के बाद लगातार उनमें लड़ाइयां होती रही और आखिरकार 1919 में उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। 1903 में शादी हुई। After 16 years, 1990, they got divorced और उसी साल उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। उसके बाद Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published General Theory of Relativity, which proved a new interpretation of आइंस्टाइन का जो पर्सनल चैप्टर है वो कोइंसाइड कर गया, ठीक है, किसके साथ? उनका दुनिया में प्रसिद्धि के साथ। 1915 में उन्होंने एक और पेपर प्रकाशित किया, नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें ग्रेविटी के बारे में उन्होंने नया नजरिया पेश किया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be reflected through sun's gravitational field. 1919 में ही एक सूर्य ग्रहण हुआ, जिसके कारण आइंस्टाइन ने पहले ही इस बात को बताया था। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें आइंस्टाइन ने बताया था कि तारों से आने वाला प्रकाश सूर्य के ग्रेविटी के कारण कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, यानी डायरेक्शन वो कितना चेंज करता है, ये उन्होंने पहले ही बताया था। लेकिन लोग उस समय उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब ये सूर्य ग्रहण हुआ और उस समय चीजों को मापा गया, तब लोगों को समझ में आया कि आइंस्टाइन ने वो सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से नापी थी। The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. और जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उनके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति रेवोल्यूशन के नाम से प्रकाशित किया। Einstein received the Nobel Prize of Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by press. आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला 1921 में और उसके बाद उनके ऊपर चारों तरफ से सम्मान की बारिश होने लगी और हर जगह से उनको निमंत्रण भेजा जाने लगा दुनिया में, और प्रेस के लिए तो वो फेवरेट हो गए थे। उसके बाद when Nazis came into power in Germany in 1933, Einstein immigrated to United States. 1933 में जब जर्मनी में नाजी यानी हिटलर का उदय हुआ तो वहां से वो चले गए यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicist and approved. 5 साल के बाद बर्लिन जर्मनी में ही है, बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। वहां पर न्यूक्लियर फिजन करके दिखाया गया। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब एक एटम को डिवाइड कर दिया जाता है, वो टूटता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। तो ये जब हुआ तो
इससे पूरे वैज्ञानिकों में एक तहलका समझ गया। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid of the Nazis would build and use an atomic bomb. तो बहुत सारे लोग वहाँ फासिज्म यानी जो ये था ना वैज्ञानिक फासिज्म के से दूर भागकर वो लोग वहाँ से भागकर बहुत लोग अमेरिका या अलग अलग देशों में चले गए, जैसा कि आइंस्टाइन ने किया था। और अब उन्हें डर था कि नाजी जो है इस न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत को उपयोग करके एटॉमिक बम बना सकते हैं। ये कुछ सेक्शन हम लोग का बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd of August 1939, which he warned a single bomb of this type exploded in a part might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. तो आइंस्टाइन ने अपने एक साथी की कई बार रिक्वेस्ट करने पर एक लेटर लिखा। उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उन्होंने 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह का एक बम, एटॉमिक बम, अगर किसी पोर्ट पर, बंदरगाह पर फटता है, गिरता है, तो वो पूरा का पूरा पोर्ट, पूरा का पूरा बंदरगाह के अलावा उसके आसपास के भी एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकता है। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on August 1945. तो ये बम, ये जो उन्होंने बताया था, इसका इफेक्ट अमेरिका पर भी हुआ। लेकिन क्या इफेक्ट हुआ? तो उन्होंने सीक्रेटली, गुप्त तरीके से इस तरह का एक एटॉमिक बम बना लिया अमेरिकन में। और 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने वो 2 बम गिरा दिए। Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. ये जो हुआ, इसके कारण उनको काफी सदमा लगा और उन्होंने इस बार यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी लिखी और एक वैश्विक सरकार की स्थापना की मांग की। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. लेकिन रूजवेल्ट की चिट्ठी की तरह इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। But over the next decade, Einstein got more involved in politics, agitating for an end of the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. लेकिन इसके बाद अगले दशक में आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स में थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, ताकि लोगों के बीच में जो आर्म्स बिल्डअप यानी हथियारों के लेके जो होड़ थी उसको वो खत्म कर सके, और साथ ही साथ दुनिया की शांति और लोकतंत्र के लिए उन्होंने कैंपेन भी चलाया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और जब आइंस्टाइन की मृत्यु 1955 में 76 साल की उम्र में हुई, तो उन्हें एक विजनरी, मतलब जो भविष्य में देख सकता है, एक वैश्विक नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन, वैश्विक नागरिक, और एक साथ ही साथ साइंटिफिक जीनियस, वैज्ञानिक जीनियस के तौर पर भी उनको देखा गया। उनके सिद्धांतों के बारे में आप ये समझिए कि वो आज भी साइंटिस्ट के द्वारा यूज किए जाते हैं, आज भी उनको साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको इतना सच्चा और बेहतरीन माना जाता है। सो थैंक यू फॉर टुडे।